हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो लगातार अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए और अपने आप को परखने के लिए मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पहला वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है पहला वाला क्वेश्चन, निहित शोषण किसे कहते हैं। भाई निहित शोषण के बारे में आपसे पूछा है कि निहित शोषण किसे कहते हैं। तो आप याद रखना, ये जो निहित शोषण है वो श्वसन या ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास का एक प्रकार है। एक तो क्या होता है निहित शोषण होता है और एक क्या होता है निहित शोषण होता है। मतलब दो बिंदी नहीं लगी होगी उसमें, ठीक है ना। अब जो यहां पर निहित शोषण है इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है ना। तो देखिए सबसे पहले इनमें से कोई नहीं तो मैंने काट दिया, कोई ना कोई आंसर तो है। देखिए वायुमंडलीय वायु O2 मतलब ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर ग्रहण करना एवं गैसीय विनिमय के फलस्वरूप बनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर कर देना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जिसमें फेफड़े में ऑक्सीजन भरी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से बाहर निकाली जाती है, बस उतनी क्रिया, फेफड़ों तक की क्रिया है ना। अगला देखिए O2 या वायुमंडलीय वायु को फेफड़ों में ग्रहण करना। भाई O2 को ग्रहण करना है, क्या करना है, O2 को ग्रहण करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंतः शोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः शोषण बोलते हैं। और ये अंतः शोषण कब होता है, याद रखना, जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों के अंदर का वायु दाब कम हो जाए, मतलब वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो जाए, फेफड़ों के अंदर कम हो जाए, तो क्या किया जाता है, अंतः शोषण किया जाता है। जिसको मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं तो क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। अगला देखिए जो आपका आंसर है ना, CO2 या फुफ्फुसी वायु को बाहर वातावरण में मुक्त करना, इसी को क्या बोलते हैं, निहित शोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निहित शोषण बोलते हैं। अब ये निहित शोषण कब होता है, ये भी आपको याद रखना है। निहित शोषण क्या कब होगा, जब जो वायुमंडलीय दाब है उस वायुमंडलीय दाब से आपके फेफड़े के अंदर का दाब बढ़ जाए तो आप क्या कर दोगे, निहित शोषण कर दोगे। और निहित शोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन समझ में आया तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका आंसर क्या, याद रखना फ्रेंड्स, आपका आंसर पहला वाला है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला फिर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है। मतलब जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप आंसर कमेंट कीजिए, है ना। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना है, तो इस ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या आरबीसी के ऊपर एक लाल रंग का वर्णक होता है जो लोह युक्त होता है, आयरन युक्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है, क्या बताना है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है। अब एक बात और याद रखना थोड़ा सा, मतलब अगर आप बात करना चाहो कि जो हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 O2 के अणु का वहन कर सकता है। याद रखना ये बिल्कुल, है ना। ऑक्सीजन का परिवहन पूछा है, इनमें से कोई नहीं गया, दोनों, भाई दोनों में से कोई एक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो बिल्कुल सही, आपका आंसर क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अब ऊपर भी देखिए फ्रेंड्स, ऊपर भी देखिए कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसके रूप में किसका परिवहन होता है, याद रखना फ्रेंड्स, CO2 का। केवल इसी रूप में नहीं होता है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में सबसे ज्यादा होता है, 85% CO2 का परिवहन। इसके अलावा कार्बामिनो प्रोटीन के रूप में भी CO2 का परिवहन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय रक्त को पर्याप्त मात्रा में O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है इसे हम क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, इम्फाइसेमा। क्या लिखा है, इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा क्या है फ्रेंड्स, याद रखना, इसे बूढ़ों का रोग भी कहते हैं। इसमें क्या हो, दम घुटने लगता है, तो ये प्रदूषण की वजह से हो सकता है, या कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पिए धुएं हुए से भी ये हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा देखिए एस्फिक्सिया, इसको क्या बोलते हैं, और श्वासावरोध भी बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, दम घुटता है। जो आपके फेफड़े हैं या तो उसमें पानी भर जाता है, या जो वातावरण है ना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO की अधिक मात्रा होती है, जिससे सांस लेने में समस्या होती है। उसे क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, एस्फिक्सिया, है ना। एस्फिसिया, क्या बोलते हैं, एस्फिसिया बोलते हैं। ऑक्सीजन ऋण किसे कहते हैं, क्या बोला है, ऑक्सीजन ऋण। सीधी बात है, उधार लेने की बात की जा रही है ना, क्या उधार लेने। तो आप याद रखना ऑक्सीजन ऋण का मतलब है जो आपकी मांसपेशियां हैं, क्या है, जो आपकी पेशियां हैं, है ना, जो आपकी
पेशियां हैं उसमें O2 की जो बहुत अतिरिक्त मतलब जितनी हो रही थी उससे ज्यादा जो खपत बढ़ती है उसे ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक श्रम करता है मतलब काम करता है बहुत ज्यादा, तो भाई उसे क्या करना कहीं चाहिए होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भाई जो आपकी पेशी है ना वो वायवीय शोषण करती है ना, और क्या बनाती है, एटीपी बनाती है, लेकिन इसके साथ लैक्टिक अम्ल भी बनता है। अब ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है फ्रेंड्स, आपकी जो पेशी है उसमें जमने लगता है जिससे थकावट होने लगती है। अब क्या करना होगा, जो लैक्टिक अम्ल है उसे फिर से पायरुविक अम्ल में बदलना होगा। तो अगर इस लैक्टिक अम्ल का ऑक्सीकरण करना है तो O2 की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। अब ऊंचाई पर ये आपका आंसर है हाइपोक्सिया या एनोक्सिया, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, आपका आंसर यही है, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना तो जो साइनाइड है उसकी विषाक्तता की वजह से हम जो फेफड़े की वायु है या जो वायुमंडल मतलब हमारे फेफड़े में वायु उपस्थित होती है ना, वायुमंडल में तो होती है लेकिन हमारे फेफड़ों में जो O2 उपस्थित होती है उसका भी उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया या एनोक्सिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं क्या लिखा है फ्रेंड्स, रक्त समूह का खोजकर्ता कौन है, मतलब जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने की है। तो एक बात याद रखना फ्रेंड्स, जो रक्त समूह है ना एक प्रकार के लक्षण होते हैं जो आपके शरीर में जो आरबीसी पाई जाती है ना उस पर एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम रक्त समूह को बताते हैं। इस टाइप से जो रक्त समूह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ बी, है ना, ए बी ओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो इसकी खोज किसने की है ये आपको बताना है। सबसे नीचे से मैं स्टार्ट करता हूं, क्या लिखा है, इंथोबेन, कौन वैज्ञानिक है, इंथोबेन। अब याद रखना इनको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है किसका, ईसीजी, किसका, ईसीजी। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, विलियम हार्वे। ये जो विलियम हार्वे है इन्होंने क्या किया है, जो रक्त सबसे पहले रक्त परिसंचरण के बारे में अध्ययन किया है या बताया है किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। अगले व्यक्ति कौन है, ग्रेट बेक और चार्डेक। कौन है, ग्रेट बेक और चार्डेक। अब पता है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पेसमेकर उपकरण का यूज किया है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो आपके हृदय की स्पंदन गति वैसे कितनी होती है, 70 से 80 प्रति मिनट होती है, लेकिन अगर ये 20 से 40 प्रति मिनट पर आ जाए तो पेस मेकर की आवश्यकता होती है। इसको क्या किया जाता है, हृदय छाती को ऑपरेट कर दिया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है और जो आपका हृदय के पास इसको लगा दिया जाता है जिससे स्पंदन ठीक तरीके से होता है। तो इन्होंने पेस मेकर की स्थापना की या उसके बारे में बताया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह के बारे में बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए फिर क्या लिखा है फ्रेंड्स, लाल रक्त कर्णिकाओं के कार्य क्या है। जो भी कर्णिकाएं हैं, जितनी भी कर्णिकाएं हैं, चाहे वो लाल रक्त कर्णिकाएं या श्वेत रक्त कर्णिकाएं या अलग जो अन्य प्रकार की जो कर्णिकाएं हैं, याद रखना उन सभी जो जब मृत्यु होती है इनकी, है ना, तो ये मृत्यु के बाद कहां जाती है भाई, यकृत में जाए या फिर अस्थिमज्जा या प्लीहा। तो यकृत, अस्थिमज्जा या प्लीहा, इन सबको क्या कहते हैं, मृत कर्णिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। ये बिल्कुल आप याद रखना। आपसे पूछा गया है कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है ना, लाल रक्त कर्णिका, रेड ब्लड सेल, उसका कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो आप याद रखना जो स्तनी वर्ग के प्राणी हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद में जो ऊंट और लामा है उसकी लाल रक्त कर्णिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और जो आरबीसी है उनकी उम्र लगभग 100 दिन मानी जाती है, लगभग 100 दिन ये जीती है। और याद रखना ये है ना, जो कर्णिकाएं हैं भ्रूणीय अवस्था में तो यकृत या प्लीहा में बनती है और जन्म के बाद कहां बनती है, अस्थिमज्जा या बोन मैरो में बनती है। तो इसके कार्य क्या है देखिए, रुधिर पीएच का नियमन, सही बात है। CO2 को शरीर से बाहर निकालने के लिए फेफड़ों तक पहुंचाना, बिल्कुल सही है। रक्त की श्यानता का निर्धारण करना, विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी का क्या करना, निर्धारण करना, सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, श्वेत रक्त कर्णिकाओं के, अभी लाल रक्त कर्णिकाएं बोला था, आप श्वेत मतलब WBC के कार्य आपको बताना है। क्या होते हैं, याद रखना जो WBC है ना फ्रेंड्स, उन्हें शरीर का सैनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर का सैनिक कहते हैं, क्योंकि जैसे कोई रोगाणु आएगा उसको ये नष्ट कर देगी, इसलिए। तो पहला क्या है, रोगाणु को नष्ट करना, प्रतिरक्षी का निर्माण करना, बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं है। प्रतिविष का निर्माण करना भी सही है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का भक्षण कर जाना, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए फिर क्या लिखा है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है, मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, जो मनुष्य है उसका रक्तदाब कितना होता है, बताइए फ्रेंड्स, आंसर बताइए कितना होता है, 120 प्रति 80 mmHg। क्या होता है, 120 प्रति 80 mmHg होता है, जिसमें से फ्रेंड्स जो 120 है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, प्रकुंचन दाब, और जो 80 है उसे डायस्टोलिक प्रेशर या शिथिलन दाब बोलते हैं। अब जो रक्तदाब है
रक्त दाब को मापा किससे जाता है, ये भी आपको याद रखना है, स्फिग्नोमोनोमीटर से नापा जाता है। अगर क्या हो जाए फ्रेंड्स, जो आपका रक्तदाब कम हो जाए, रक्तदाब कम हो जाए, तो इसे निम्न रक्तदाब कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। किस वजह से होता है, जो आपकी रक्त वाहिना है ना वो चौड़ी हो जाती है, रक्त वाहिनियों के चौड़े हो जाने की वजह से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका रक्तदाब बढ़ जाए तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ये किस वजह से, आपकी जो रक्त वाहिनियां है ना उसमें किसका जमाव हो जाता है, किसका, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। अब दोनों ही कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, जो ब्लेकेज हो जाएगी, जो ब्लड वेसल है वो नष्ट हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, दोनों में, है ना, ठीक है। अगर समय पे उपचार मिल जाए तो कुछ हद तक बोल सकते हैं, लेकिन हार्ट फेल हो जाए तो फिर अलग अलग वैसे विधि बचा तो सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते, है ना, तो लगभग मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स, क्या लिखा है, यूरिया के उत्सर्जन करने, मतलब ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया है क्या, पहले तो ये बताओ, एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक है ना, एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। तो हम आंसर देखते हैं कौन सा है। सबसे नीचे देखिए आप, क्या लिखा है, अमीनोटेलिक, क्या है, अमीनोटेलिक। तो भाई ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्ल का, उसे क्या, उन जीवों को क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिक बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को अमीनोटेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, यूरिया का उत्सर्जन करने वाला पूछा है, तो जो यूरिया का करेंगे हम उसे देखेंगे। दूसरा क्या लिखा है, यूरिकोटेलिक, क्या लिखा है, यूरिकोटेलिक। भाई ये कैसे जीव, हाँ एक बात और याद रखना, जो अमीनोटेलिक होते हैं वो कौन होते हैं, स्टारफिश और स्कॉर्पियन होता है। इसके अलावा देखिए यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक का मतलब क्या है, मतलब ऐसे कोई भी जीव है ना जो यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक जीव कहते हैं। उसकी प्रक्रिया को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं, है ना। इसमें कौन करते हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, पक्षी है, कीट है, सांप, छिपकली, घोंघा, ये सब, है ना। अगला कौन सा देखो, यूरियोटेलिक, जो यूरिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। ये कौन कौन करते हैं भाई, कौन कौन करते हैं, एम्फीबियन और शार्क मछली करती है, ठीक है ना। इसके बाद अमीनोटेलिक पहला वाला, तो आंसर कौन सा हो गया, आप याद रखना फ्रेंड्स, है ना। मैं जैसे ऑप्शन में आ ही जाता है यूरिया का उत्सर्जन, तो आंसर पता चल जाएगा, है ना। आप कंफ्यूज मत होया करो फ्रेंड्स कि सर ने क्या आंसर बता दिया है। अगला देखिए अमीनोटेलिक, है ना, अमीनोटेलिक, ये क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और अमोनिया भी क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, और उत्सर्जन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिज्म बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना फ्रेंड्स। अब ये करता कौन है, जो अमोनिया है उस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन कौन करता है, अमीबा, पैरामीशियम, ऑक्टोपस, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए फिर क्या लिखा है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बताना है। क्या बताना है आपको, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बताना है। देखिए अब आपको एक बात समझना है कि यहां पर जो आंसर देखना है वो बताना है आपको, है ना। देखो पहला क्या लिखा है, बेसोप्रेसिन, क्या लिखा है, बेसोप्रेसिन। तो ये भाई ये क्या है, एक हार्मोन है जिसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, जो मूत्र में किसकी मात्रा का, जो मूत्र है उसकी मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब वृक्क की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब ये नेफ्रॉन का ही भाग बोमेन संपुट है, नेफ्रॉन का ही भाग है, जो क्या होता है, आरंभ में, नेफ्रॉन के आरंभ में प्यालेनुमा संरचना होती है, जिससे क्या होता है पता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अति सूक्ष्म छनन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, हेनले चाप, ये हेनले चाप भी क्या है, नेफ्रॉन का ही भाग है, जो समीपस्थ कुंडलित भाग है, जो यू के समान का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, नेफ्रॉन। अगला देखिए फिर क्या लिखा है, WBC में कौन सा प्रचलन देखने को मिलता है। आपको बताना है फ्रेंड्स, जो आपकी WBC है ना, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनमें कौन सा प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए पहले यहां देखिए लास्ट वाला पक्षमाभीय, क्या लिखा है, पक्षमाभीय प्रचलन या गति किसमें पाई जाती है, ये आपको बताना है। इंग्लिश में बोलूं तो क्या है, सिलियरली, क्या है, सिलियरी मूवमेंट, क्या है, सिलियरी मूवमेंट किसमें पाई जाती है, अंडाणु और शुक्राणु, मतलब ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा कोशिका द्रव्य गति यानी साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट किसमें पाया जाता है, पेरिमीशियम, मतलब ये WBC में नहीं पाया जाता। अगला देखिए
कूटपादीय प्रचलन, ये बहुत अच्छे से पता है आपको। सुडोपोडियल मूवमेंट किस में पाया जाता है? अमीबा में, और साथ में आपकी डब्ल्यूबीसी में भी यही पाया जाता है। तो आपका आंसर कूटपादीय प्रचलन। ठीक है, एक और बचा है, कौन सा? कशाभिकीय प्रचलन। फ्लेजिलर मूवमेंट किस में पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। तो आपका आंसर कौन सा है? कूटपादीय प्रचलन। किस में पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में और अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए फिर क्या लिखा है। क्या लिखा है? कॉन्डाइलॉइड संधि को और किस नाम से जाना जाता है? जो कॉन्डाइलॉइड संधि है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्या लिखा है? बिस्पी या प्रसार संधि को जाना जाता है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। इसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको बताना है। फिसलन या आर्थोडियल संधि। ठीक है, फिसलन या आर्थोडियल संधि। दूसरा क्या लिखा है? क्या लिखा है? रोटोटोरिया संधि। क्या है? रोटोटोरिया संधि। इसको किस नाम से जाना जाता है? धुराग्र या धुरी संधि के नाम से। मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। अगला क्या लिखा है? जिनगुलम संधि। क्या लिखा है? जिनगुलम संधि। किस संधि को जिनगुलम संधि के नाम से जाना जाता है? कब्जा संधि को, है ना। कब्जा संधि को जिनगुलम के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इलिप्सॉइड संधि। यानी जो कॉन्डाइलॉइड संधि है उसको इलिप्सॉइडल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इलिप्सॉइडल संधि। ठीक है, अगला देखें क्या लिखा है। अगला क्या लिखा है? निम्न में से कौन सी अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है? जो आपका स्कूल है, क्या है? स्कूल, उसमें कौन सी अस्थि पाई जाती है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है? क्रेनियम और चेहरा, ये दोनों किस में पाई जाती है? खोपड़ी में ही पाई जाती है। तो क्रेनियम कितनी होती है? 8, और चेहरा कितनी होती है? 14। कर्ण अस्थियां भी आपकी कहां पाई जाती है? खोपड़ी में, जिसकी संख्या 6 होती है। और हायड, ये भी खोपड़ी में पाई जाती है, जिसकी संख्या 1 होती है। टोटल मिला के खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जा रही है? 29 अस्थियां पाई जा रही। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फिर क्या लिखा फ्रेंड्स। पेशी एवं अस्थि हड्डी या उपास्थि को जोड़ता है। कौन जोड़ता है, ये आपको बताना है। पेशी, अस्थि, उपास्थि, इनको, है ना। पेशी को किससे? अस्थि, हड्डी या उपास्थि से जोड़ता है, ये एक ही चीज है ना। तो ये आपको बताना है। पहला देखिए, यहां मैं सबसे लास्ट से स्टार्ट करता हूं। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा है। ओस्टियोपोरोसिस। क्या लिखा है फ्रेंड्स? ओस्टियोपोरोसिस। क्या होता है? जो मनुष्य है ना, उसकी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की संख्या या मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? हड्डियां भंगुर होकर टूटने लगती है। मतलब ये जोड़ने का काम नहीं करता, ये एक अलग ही चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग चीज है बिल्कुल। अगला देखिए क्या लिखा? आर्थराइटिस। क्या लिखा है? क्या लिखा है फ्रेंड्स? आर्थराइटिस, ये एक रोग है जिसको जोड़ों का रोग बोलते हैं। मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। अगला क्या लिखा है? टेंडन। क्या लिखा है? टेंडन। क्या लिखा है फ्रेंड्स? टेंडन। तो ये एक संयोजी ऊतक है टेंडन, और ये क्या करता है? किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है फ्रेंड्स? बताइए। आपकी जो पेशी है, हड्डी है, उन पेशी को हड्डी, अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? लिगामेंट क्या करता है, ये भी आपको बताना है। लिगामेंट क्या करता है? 2 अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप देखो पेशी को पेशी से जोड़ना है तो कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। ठीक है, एक संयोजी ऊतक कंडरा है, वो जोड़ता है पेशी को पेशी से। ठीक है, तो आपका आंसर टेंडेन है ना। आप कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि मैं सामने बता ही देता हूं कि ये जोड़ता है तो आपको आंसर पता चल ही जाता है ना। अगला देखिए फिर क्या लिखा है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी आपको बताना है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है ना। तो देखो स्पोरोपोलेनिन नहीं भाई, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है जो परागकण की भट्टी में पाया जाता है, ये है ही नहीं आंसर। इनेमल आपके दांतों का ऊपर का सबसे कठोर पदार्थ है जो मनुष्य उसके अंदर, ये भी नहीं है। स्टेपीस सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। और सबसे मजबूत हड्डी भी यही है। इस हड्डी को बड़ा ट्रैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा ट्रैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए फिर क्या लिखा है फ्रेंड्स। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक, है ना, जो अंतःस्रावी विज्ञान है, उसके जनक किनको बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हक्सले दिया है। मैं सबसे हक्सले को देखता हूं तो इन्होंने हार्मोन जो है ना उसको रासायनिक संदेश वाहक कहा है, हार्मोन को। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा क्या लिखा है? केंडाल लिखा है। केंडाल ने क्या किया है फ्रेंड्स? याद रखना, थायरॉक्सिन हार्मोन को सबसे पहले पृथक किया था। किसने? केंडाल ने।
तो अगला कौन सा है? थॉमस एडिसन। बिल्कुल सही, आपका आंसर यही है, थॉमस एडिसन। इन्होंने क्या किया? इनको क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कहा जाता है। अब एक और व्यक्ति बच गया है, बर्टोनिन। बर्टोनिन ने क्या किया है? थायराइड ग्रंथि की खोज की है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है फ्रेंड्स? इनमें से किस समूह में अंतरास्रावी ग्रंथि है? केवल अंतरास्रावी। क्या देखना है फ्रेंड्स? केवल अंतरास्रावी ग्रंथि देखना है। थायराइड, एंड्रिनल, थाइमस, ये तीनों तो अंतरास्रावी है, लेकिन अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। इसके बाद देखो, पैराथायराइड क्या लिखा है? पैराथायराइड लिखा है। इसके अलावा क्या लिखा? पीनियल लिखा है, और फिर क्या लिखा है? लीवर। तो जो लीवर है ये क्या है? सबसे बड़ी बाह्य स्रावी है, तो ये भी अलग हो गया। पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड, बिल्कुल ये आपका आंसर है। पिट्यूटरी और थायराइड दोनों कैसी है? कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद देखिए, श्वेत ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, ये दोनों तो बाह्य स्रावी है। और जो अग्नाशय है, क्या है फ्रेंड्स? जो अग्नाशय है वो कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए फिर, तो आपका आंसर पता चल गया ना फ्रेंड्स? कंफ्यूज मत होना यार, आंसर है ना, जैसे मैं बता ही देता हूं कि ये वाला है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा, है ना। अगला देखिए क्या लिखा है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक। अब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बताना है आपको। क्या बताना है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपको बताना है। फ्रेंड्स, सबसे देखो, तंत्रिकाक्ष, ये तंत्रिका कोशिका का एक भाग होता है। एंड्रीनेलिन, क्या है? एंड्रीनेलिन, भाई ये कोई भाग नहीं है उसका। एंड्रीनिल एक हार्मोन है, जिसे संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, फेरोमोन, क्या लिखा है? फेरोमोन, ये क्या है? एक बाष्पशील पदार्थ है ना। क्या है? ये एक बाष्पशील पदार्थ है। ठीक है, जो क्या है? जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है उनसे स्रावित होता है। ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखिए फिर, अब ये आंसर देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? एक जोड़ी कोई गलत है, वो आपको बताना है। जन्म हार्मोन ऑक्सीटोसिन बिल्कुल सही है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच और एलएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही है। इंसुलिन बिल्कुल अग्नाशय से बनती है। एंड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन थाइमस ग्रंथि से बनता है। इसके अलावा देखिए, अंधेरे में ज्यादा स्रावित होता है ग्लूकागोन, नहीं भाई ये गलत है ना। अंधेरे में जो ज्यादा स्रावित होता है वो क्या कहलाता है? मेलेटोनिन कहलाता है। तो यहाँ मेलेटोनिन आता है, जबकि ग्लूकागोन क्या करता है पता है? आपके रक्त में किसकी मात्रा बढ़ा देता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, कौन सा? अंधेरे में ज्यादा स्रावित होने वाला भाई ग्लूकागोन नहीं होता है, क्या होता है? मेलेटोनिन होता है। ठीक है, अगला देखिए फिर क्या लिखा है? प्रतिवर्ती क्रिया, जो आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है, कौन सी क्रिया है फ्रेंड्स? प्रतिवर्ती क्रिया है, उसका केंद्र किसे कहते हैं ये आपको बताना है। किसका? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र। तो आप याद रखना, प्रतिवर्ती क्रिया, जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना, उसका केंद्र कौन होता है? मेरुरज्जु होता है, जिसे सुषुम्ना भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, ये क्या करती है? तंत्रिका एवं मस्तिष्क के बीच योजक कड़ी का कार्य करती है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन है? चेतना एवं इच्छा शक्ति, चेतना एवं इच्छा शक्ति का केंद्र है, इसमें से आपको बताना है चेतना और इच्छा शक्ति का केंद्र कौन सा है। तो देखिए हम बताते हैं, जो भाई मस्तिष्क की बात होगी तो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क एक व्यक्ति है, एक बच्चा है 6 वर्ष की उम्र में, उसका मस्तिष्क पूरा मतलब 6 वर्ष तक जाते जाते उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। जो हमारा मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है? 1500 ग्राम होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए, चेतना और इच्छा शक्ति का केंद्र कौन सा है ना। तो ये आग्र मस्तिष्क, पहला वाला आंसर है बिल्कुल। आग्र मस्तिष्क ही चेतना और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है। इसके भाग होते हैं, इसके भाग कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? क्या होता है? क्या क्या भाग होते हैं? प्रमस्तिष्क होता है एक, तो क्या होता है? प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम होता है एक। हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है एक। घ्राण पिंड होता है, ओल्फैक्टरी लूप, है ना। और एक क्या होता है? ये जो सबसे नीचे लिखा है डायनसेफ्लोन, क्या होता है? डायनसेफ्लोन होता है। अब क्या बचता है? मेंडुला ओब्लिगेटा और अनुमस्तिष्क, क्या है? मेंडुला ओब्लिगेटा और अनुमस्तिष्क, ये दोनों किसके भाग है फ्रेंड्स? पश्च मस्तिष्क के भाग है। इसमें से जो आपका मेंडुला ओब्लिगेटा है ना, वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे पाचन है, श्वसन है, हृदय स्पंदन है। और जो आपका अनुमस्तिष्क है, जिसको क्या बोलते हैं? सेरेबेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम बोलते हैं या अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ये संचार पथ की स्थापना करता है, किसके मध्य? किसके मध्य? मेंडुला और मेरुरज्जु के मध्य। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन कैसे लगे हैं फ्रेंड्स? यदि वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।